हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर जो था वो पसंद आया होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 आज जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है बायोडाइवर्सिटी पे। तो ये तो पहले मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया भी था, लेकिन अब थोड़ा जे.एंड.के को लेकर के हम जे.एंड.के के रेफरेंस दे देकर इसको आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स हैं इस दुनिया में, हमारे इकोसिस्टम है। ठीक है, इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके के स्पीशीज हैं, जीन्स हैं। ठीक है, इकोसिस्टम है और उनमें सब में जो वैरायटी है स्पीशीज की, जीन्स की, इकोसिस्टम की और वेरिएबिलिटीज हैं हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे हम कहते हैं हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, स्पीशीज तो सेम ही रहती है, लेकिन जो इंसान है वो अलग अलग होता है। वही वेरिएबिलिटीज जो हैं फाउंड विद इन ए पार्टिकुलर इकोसिस्टम या रीजन में या अर्थ एज अ होल हम देखें। ठीक है, तो ये क्या रहता है? ये हमारा रहा बायोडाइवर्सिटी। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? पहली टाइप है इसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया। इसको आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, किसी एक गिवन एरिया में कितनी स्पीशीज हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गई जेनेटिक डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ जीन्स। एक कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन है उसमें कैसी कैसे जीन्स की वैरायटीज हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम है उनकी रेंज या नंबर ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया या कोई प्लैनेट। ठीक है, जो हमारा प्लैनेट है फिलहाल तो यहीं पर हम बायोडाइवर्सिटी फाउंड करते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज किसी इकोसिस्टम में, कोई रीजन में या अर्थ एज अ होल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? स्पीशीज की डाइवर्सिटी है। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो है ये प्लांट्स में ही नहीं, सॉरी एनिमल्स में ही नहीं, प्लांट्स में भी है। प्लांट्स भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज के होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट क्या है? कैसे होगी? क्वांटिफाइड बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया और इकोसिस्टम। अब जैसे हम अपनी जम्मू कश्मीर को लेके चलें, जम्मू कश्मीर में अभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम एज अ होल जे.एंड.के को देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं, फिर जानवर हैं, उनकी अपनी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनकी अपनी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे इसकी मेजरमेंट होती है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है किसी एक गिवन पार्टिकुलर एरिया में है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस, एज डिफरेंट स्पीशीज प्ले यूनिक रोल्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, ऑफ कोर्स इकोलॉजिकल बैलेंस तो होगा, ह्यूमन का इम्पोर्टेंस है, एनिमल्स का इम्पोर्टेंस है। कैसे है? यहाँ तो फिलहाल न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, कल ही पढ़ा था न्यूट्रिएंट साइकिल। उसके बाद फूड चेन, फूड चेन इसमें ये क्या है? इसमें इन सभी का रोल है। ठीक है, उसके बाद जो गैस एक्सचेंजेस होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन सब में हम सब का रोल है, स्पीशीज का रोल है। तो इसीलिए ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है इनका एक अहम रोल है। ठीक है, तो इसके बाद एग्जाम्पल क्या है? कोई रेन फॉरेस्ट है जिसमें स्पीशीज होंगी प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, इंसेक्ट्स की, कीड़ों मकोड़ों की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जरासीम की। ठीक है, और उनका एक अपना कोई इकोसिस्टम होगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रहते होंगे। तो ये आगे हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अब क्या है? स्पीशीज यहाँ पर सेम है, स्पीशीज सेम है, लेकिन अब डाइवर्सिटी किस में है? जीन्स में। ठीक है, वैरायटी ऑफ जीन्स विद इन विद इन ए स्पीशीज पॉपुलेशन। मेजरमेंट कैसे होगी? एनालाइजिंग द जेनेटिक डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन ए स्पीशीज। अब हम अपनी यहाँ की बात कर दें, ठीक है, हमारे और जो जैसे चिनाब वैली है, चिनाब वैली के लोग, इनके जीन्स अलग हैं। उसके बाद जम्मू के लोग हैं, उनके जीन्स थोड़े डिफरेंट हैं हमसे। कुछ
एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे चाइनीज़ की बात कर लें, चाइनीज़ के जीन्स हमसे डिफरेंट हैं, उनकी आँखें थोड़ी छोटी-छोटी होती हैं, ठीक है? ये जेनेटिक है, वहाँ पर ऐसा ही चलता आ रहा है ना? फिर उसके बाद अफ्रीका में देखें, वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर ब्लैक इन कलर होते हैं, और वो जो हैं थोड़े से लंबे-झम्बे होते हैं, ताकतवर होते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस ऑफ जीन्स है तो स्पीशीज़ सेम, हैं तो ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन इनके जो जीन्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, ऑफ कोर्स, ठीक है? जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बीइंग से एवोल्यूशन हुआ, तो उसका पता कैसे चला हमें? वो पता चला हमें जीन्स को चेक आउट करके, है ना? जीन्स को हमने चेक किया कि ये जीन्स कहाँ से आए होंगे, वगैरह-वगैरह, ठीक है? और जो रिस्पॉन्स एनवायरमेंटल चेंजेस में आता है, उसका रिस्पॉन्स हर एक जीन का डिफरेंट रहेगा, है ना? जैसे हम सर्द इलाके में रहते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो क्या है, ठंड ठंड से ज़्यादा जो है कि टॉलरेंट है ना? ठंड में हम टॉलरेंट रहते हैं। या जैसे अब जम्मू के लोग जो हैं वो यहाँ पर गर्मियों में भी आएँगे, तो उनको गर्मियों में भी अगर बारिश पड़ेगी तो क्या होगा? उनको ठंड लगने शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो एनवायरनमेंट के साथ जो है मेल-मिलाप थोड़ा-सा इसके बारे में भी पता लग जाता है, हमें किससे? जीन से। जेनेटिक डाइवर्सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल तो सिंपल बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर चिड़ियाओं में देखें, उनके जो पंख के कलर हैं वो डिफरेंट होते हैं, जीन्स डिफरेंट होते हैं, बीक का शेप, उनकी चोंच का शेप जो है, साइज़ साइज़ भी मैटर करता है, ठीक है? और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? सिंपल अगर भाषा में बताएँ, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीशीज़, ठीक है? क्वेश्चन अगर पूछेंगे वहाँ पर, तो ऐसे पूछ लेंगे, और इसका क्या होगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है? और अगर स्टेटमेंट में पूछा उन्होंने, तो वो यहाँ से कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, उनको पूछेंगे कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एनालिटिकल पढ़ना भी ज़रूरी है, और इसको अ, लॉजिकली पढ़ना भी ज़रूरी है, फैक्चुअल पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? अब यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी को देखा, उनकी वेरिएबिलिटी को देखा जा रहा है। अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग वैरायटी के इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है? Ecosystem diversity refers to the variety of ecosystem present in a given area across the planet. कोई एक गिवन एरिया है, हम अपनी जम्मू कश्मीर स्टेट को लेके चलें दोबारा से, ठीक है? यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी कैसे है? अगर हम जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में देखें, तो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। फिलहाल तो गर्मी और सर्दी की वजह से, ठीक है? जो कश्मीर की स्पीशीज़ हैं, वो जम्मू में मुश्किल से सर्वाइव कर पाएंगी, और जम्मू की जो स्पीशीज़ हैं वो कश्मीर में मुश्किल से जो है कि सर्वाइव कर पाएँगी। ये कैसे मेज़र किया जाता है? डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग-अलग तरीके के हैबिटेट्स, बायोम्स होंगे, और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ होंगी किसी एक रीजन में, ठीक है? इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल रेज़िलियंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द बायोस्फीयर, किसी भी बायोस्फीयर की फंक्शनैलिटी को जानने के लिए, है ना? एज़ डिफरेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड यूनिक सर्विसेज एंड सपोर्ट डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अगर हम सारे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स को इकट्ठा देखें, तो हमें डिफरेंट इकोसिस्टम्स दिखेंगे, और हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी स्पीशीज़ जो है कौन से इकोसिस्टम में रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है ना? एग्जाम्पल क्या है? कोई कोस्टल रीजन है, ठीक है? वहाँ पर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होगी, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होंगे, कोरल रीफ्स, सैंडी बीचेस एंड ईस्चुअरीज, ये क्या है? ये डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो सिंपल डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट इन अ गिवन यूनिट एरिया, हैबिटेट का की जो डाइवर्सिटी होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? फिलहाल तो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है? इसमें स्टेबिलिटी जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है उसी से आती है। बायोडाइवर्सिटी होगी तभी तो सस्टेन करेगा, ठीक है? ह्यूमन वेलबींग, इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे क्लीन एयर मिलती है हमें हमें ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है? वाटर मिलता है, फूड प्रोडक्शन, मेडिसिन,
कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़। यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीद बेच, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, हेल्थ के बेनिफिट्स क्या-क्या आ गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी अगर अच्छी होगी, हम नेचर को देखते हैं, ग्रीनरी देखेंगे तो उससे हम हमारा जो है स्ट्रेस रिलीज़ होता है, हम रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन वगैरह ये हमने देखा, ठीक है। गैस एक्सचेंजेस ये देखा हमने। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हैं, ठीक है। हमारे जैसे हिंदू कल्चर में क्या है, हिंदू कल्चर में कुछ पेड़ों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है, तो इससे वो बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। तो आगे थ्रेट्स क्या हैं? बायोडायवर्सिटी पे थ्रेट्स क्या हैं? ठीक है। पहला तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रही है। ज़्यादातर जो ये हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ह्यूमन बीइंग्स की वजह से, ह्यूमन्स की वजह से हो रही है ना? जैसे अर्बनाइज़ेशन हो गई, एग्रीकल्चर हो गई और डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया, एक तो डिस्ट्रक्शन हो गया कि तबाही मचा देना, उसके बाद इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है। 1 मिनट। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन भी होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि हैबिटेट जो है वो बिखर जाती है, टूट जाती है, ठीक है? अब कुछ एग्ज़ाम्पल हम ले लें, जैसे हम हिरन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। किसी एक हैबिटेट में 15 हिरन रहते हैं, ठीक है? तो वो 15 का ग्रुप है उनका। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि रोड कंस्ट्रक्ट हो गई, उसके बाद वहाँ पर फेंसिंग हो गई। लेकिन वो 15 में से क्या था, 7 जो थे वो किसी और जगह हो गए, बाकी के 8 जो हैं वो किसी और जगह फ्रेगमेंट हो गए, है ना? पार्ट्स हो गए। तो अब जो ये डिवीज़न हो गया, हो सकता है कि कुछ जैसे वो 7 जो बचे थे, उनमें रिप्रोडक्शन ज़्यादा ना हो। वहाँ पर उनकी प्रेइंग जो है वो ज़्यादा, उनका शिकार जो है वो ज़्यादा हो, तो वहाँ से वो ख़त्म हो गई। लेकिन वो जब इकट्ठे रह रहे थे, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होता, रिप्रोडक्शन उनकी होती। अगर शिकार होता भी तो उनका, मैं शिकार किसकी बात कर रहा हूँ? मैं सिर्फ़ ह्यूमन्स की बात नहीं कर रहा, कि जो उनके प्रेडेटर्स हैं, जैसे शेर वगैरह जो हैं वो उनको खाते हैं, ठीक है? उनका शिकार करते हैं। वो उनकी अगर वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वो तो ख़त्म कर देंगे इनको, है ना? तो ऐसे फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। ये भी एक थ्रेट है। पॉल्यूशन, ऑफ कोर्स पॉल्यूशन जो हवा, पानी, ज़मीन का, ठीक है? ये सारा जो है, ये पॉल्यूशन जो है, इससे भी थ्रेट्स हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है? जो हम हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ का हम जो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, उनको वेस्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ को, दैट इज़ कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इससे भी बायोडायवर्सिटी को थ्रेट है हमारे। उसके बाद इन्वेसिव स्पीशीज़, ठीक है? कुछ नॉन नेटिव स्पीशीज़ जो हैं, बाहर की स्पीशीज़ जो हैं, वो अगर एंटर कर दें उस हैबिटेट में, और वो क्या हो, ये एक तो डोमिनेंट भी हों और वो यहाँ सर्वाइव करने लायक भी हों, और वो अगर खतरनाक हों प्रेज़ेंट स्पीशीज़ से, जो किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ऑलरेडी रह रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो दूसरी इन्वेसिव स्पीशीज़ जो होंगी, वो उनको ख़त्म कर देंगी। वो उनका शिकार करके उनको ख़त्म कर देंगी। तो इससे भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हम अभी भी देख रहे हैं, ठीक है? अभी देखो कितनी गर्मी हो गई, पहले इतनी सर्दी थी, अभी 10 दिन पहले सर्दियाँ थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी, है ना? लेकिन अभी देखो गर्मी हो रही है, धूप इतनी ज़्यादा निकल रही है, ठीक है? तो इसकी वजह से भी बायोडायवर्सिटी को थ्रेट है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेन थ्रेट्स क्या-क्या हैं? वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो ये थ्रेट्स हैं, ठीक है? यहाँ से आपको जेकेएसएस भी पूछ लेगा, ठीक है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन वगैरह, क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव स्पीशीज़, पॉल्यूशन और चेंजेस इन लैंड एंड सी यूज़, ठीक है? लैंड एंड सी यूज़ का चेंज क्या है कि हम लैंड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं डंपिंग वगैरह से, ठीक है? सी का भी, सी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना? समुद्र में भी हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी हमारी केमिकल फैक्ट्रीज़ जो हैं वो पानी में अपना जितना भी केमिकल वेस्ट जो होता है वो उसको बहा देती हैं, ठीक है? वो एट द एंड कहाँ पर जाता है? किसी सी में जाता है, ठीक है? तो इससे भी बायोडायवर्सिटी को थ्रेट है, ठीक है? उसके बाद कंज़र्वेशन एफर्ट्स क्या-क्या रहेंगे? कंज़र्वेशन एफर्ट्स का मतलब कि बायोडायवर्सिटी को सस्टेन करने के लिए और उसको बचाने के लिए। किससे?
थ्रेट से बचाने के लिए क्या-क्या कंज़र्वेशन एफर्ट्स हो सकते हैं। एक तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाते हैं, ठीक है? प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो आ गए हमारे कौन से? नेशनल पार्क्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिज़र्व्स, ये सब आ गए हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़, ठीक है? तो ये सब बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती हैं कि ये सब बनाए जाएँ ताकि स्पीशीज़ जो हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो हैं ऑफ दैट हैबिटेट, ऑफ दैट इकोसिस्टम, ऑफ दैट बायोडायवर्सिटी, वो क्या रहें? वो सस्टेन कर पाएँ, वो ज़िंदा रह पाएँ, ठीक है? रिसोर्स मैनेजमेंट जो है सस्टेनेबल होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम आज की जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, अगर हम उनको सस्टेनेबली यूज़ करेंगे, उनको वेस्ट नहीं करेंगे, तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन जो है, उनके लिए भी वो रिज़र्व्ड रहेंगे। हैबिटेट रिस्टोरेशन, कई-कई जगहों पे हैबिटेट्स को रिस्टोर किया जाता है। रिस्टोर करने का मतलब क्या है? वहाँ पर अगर प्लांट की स्पीशीज़ कोई पहले थी, वो एंडेंजर्ड है, ठीक है? तो वहाँ पर वही प्लांट्स लगाए जाएँगे। तो इससे क्या होगी? वहाँ की हैबिटेट जो है वो रिस्टोर होगी, ठीक है? अभी हमने रिसेंटली देखा था कि हमने बाहर की एक कंट्री से, नाइजीरिया से शायद, चीता लाए थे, ठीक है? तो वो यहाँ पर क्यों लाए हैं? वो हैबिटेट को रिस्टोर करने के लिए। एक तो वो हमारी जमा पूँजी है, हमारे यहाँ की स्पीशीज़ थी, लेकिन एक्सटिंक्ट हो गई, किस वजह से? वही जो थ्रेट्स थे। लेकिन अब कंज़र्वेशन एफर्ट्स की वजह से हम उनको वापस ला पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है जो एक्सटिंक्ट हैं, उनको तो हम ला नहीं सकते। हम लाने की कोशिश भी करेंगे अगर जेनेटिक क्रॉसओवर करके, तो उससे भी वो स्पीशीज़ जो है वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि रिप्रोड्यूस करने के लिए तो एक पूरी बॉडी की ज़रूरत है ना। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, हम जो आपको दे रहे हैं या आप जो समझ रहे हो, यही इसी की एग्ज़ाम्पल ले ले लें, तो ये एजुकेशन है, इससे अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है? आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, आप अपने घरवालों को बताओगे, आपने आस-पड़ोस वालों को बताओगे कि शिकार मत करो, ठीक है? तो कंज़र्वेशन जो है बायोडायवर्सिटी की, वो 2 तरीके की होती है, इन सिटू और एक्स सिटू, ठीक है? इन सिटू का मतलब होता है विद इन द हैबिटेट, विद इन हैबिटेट। हैबिटेट, विद इन हैबिटेट का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जो उस स्पीशीज़ की जो अपनी नेचुरल हैबिटेट जो होगी, वहाँ पर उसकी कंज़र्वेशन करना। एक्स सिटू का मतलब हुआ आउटसाइड द हैबिटेट, आउटसाइड, या एक्स सिटू का मतलब हो गया आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है? इन सिटू में क्या-क्या आ गया? नेशनल पार्क्स आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व्स और सैक्रेड ग्रोव्स, ठीक है? और एक्स सिटू में ज़ूलॉजिकल पार्क्स, जैसे ज़ूज़ वगैरह यहाँ पर होते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन। जीन बैंक्स तो आगे जहाँ पर जीन्स जो होंगे वो मिलेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है? कि जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, किसी स्पीशीज़ के जो एक्सटिंक्ट होंगी या एंडेंजर्ड होगी, उनको वहाँ पर क्या है, वेरी लो टेम्परेचर में वहाँ पर स्टोर किया जाता है, ठीक है? कि अगर इन फ्यूचर ऐसा हो जाए कि वो स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उनको दोबारा से क्या करके उन टिश्यूज़ को रीजनरेट करके वापस लाया जा सके, ठीक है? ऐसा कुछ होता है। या फिर हम एक हिसाब से देख सकते हैं, उनको स्टोर इसलिए किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो ये जान पाए कि कौन-सी स्पीशीज़ पहले यहाँ पर थी, ठीक है? उसके बाद इन सिटू कंज़र्वेशन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने बता दिया इन सिटू कंज़र्वेशन क्या होती है, प्रोटेक्टेड एरियाज़, कम्युनिटी रिज़र्व्स क्या होती हैं? जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ट्राइबल वगैरह जो होते हैं, ट्राइब्स, ठीक है? वो क्या करते हैं, अपने एक पार्टिकुलर एरिया को कंज़र्व करके रखते हैं, ठीक है? उसके बाद सैक्रेड ग्रूव्स का मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट या कोई नेचुरल एरियाज़ जिनको रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स की वजह से प्रिज़र्व करके रखा हुआ, ठीक है? तो जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी मंदिर की बात करते हैं। मंदिर के आस-पास कुछ पेड़ लगे हुए होंगे, ऑलरेडी होंगे, वहाँ पर कुछ जानवर जो हैं, वो ड्वेल करते होंगे, उनकी हैबिटेट होगी छोटे-मोटे, ठीक है? तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम उसको प्रिज़र्व करके रखते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते, या बाहर से जो स्पीशीज़ होती हैं, उनको हम आने नहीं देते वहाँ पर, ठीक है? तो ये कल्चरल बिलीफ्स वगैरह आ गए, ठीक है? फिर उसके बाद कंज़र्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है? जो भी स्पीशीज़ जो है जिनका एंड नियर है, वो एंडेमिक स्पीशीज़ होगी।
सेवरल एंडेमिक स्पीशीज लाइक जैसे हंगुल डियर जो है, कश्मीर स्टैग, ये हमारा यहाँ का जो स्पीशीज है जम्मू कश्मीर की। फिर उसके बाद मार्खर गोट जो है, इसके लिए जो है इन सिटू कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इन स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स के में? चैलेंजेस क्या हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मैंने बता दिया, और ये जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में है। तो हाँ, एग्रीकल्चर अर्बनाइजेशन की वजह से फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है वो बड़ा कन्फ्लिक्ट एरिया रहा है। ठीक है, यहाँ पर दंगे फसाद जो है वो होते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब कोई बॉम्ब यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई गाड़ियाँ जला रहा है, कोई टायर जला रहा है, इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज, ये भी बता चुका हूँ मैं। कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स जितने भी हैं, जैसे एफर्ट्स आर अंडरवे टू एड्रेस these challenges including habitat restoration projects and awareness programs aimed at promoting sustainable use and biodiversity conservation। खैर ये तो challenges हैं थोड़े बहुत, इनिशिएटिव अगर लिया जाए तभी तो होगा ना। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है? इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन एफर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग द रीजन्स रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोर्स। ठीक है, और यूनिक इकोसिस्टम हमारा जो है यूनिक इकोसिस्टम है ना। जम्मू कश्मीर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, इफेक्टिवली मैनेजिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज, एड्रेसिंग की वगैरह, ये सब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे आई होप। तो अब आते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। ठीक है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको काट दें। दच्छीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है, ये पहले ये लद्दाख में है। ठीक है, ये तो लद्दाख में है मिस नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसको पढ़ना होगा, पढ़ लेना। ठीक है, हम अभी दो ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दच्छीगाम और किश्तवाड़। ठीक है, इसमें क्या है, ये दो हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है, ये पढ़ के आना। ऐसे में बता देता हूँ, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बारामूला में है, ओवरारू। ठीक है, ये आ गई पहलगाम में। ठीक है, उसके बाद जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये विलेज में है, कठुआ। ठीक है, सुरिनसर मानसर जो है ये उधमपुर में है, और हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पुलवामा में है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, और इनको अच्छे से पढ़ना है आपने। ठीक है, यहाँ की जो स्पीशीज़ जो है, डोमिनेंट स्पीशीज़ कौन सी हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड यहाँ पर कौन कौन सी, किस वजह से बनाया गया, ये आप खुद करना। ठीक है, और कमेंट करके बताना किस किस ने पढ़ा है। ठीक है, आई होप कि आप पढ़ोगे। नेशनल पार्क्स, दच्छीगाम नेशनल पार्क पहली, ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है, जबरवान रेंज में, वेस्टर्न हिमालयाज में। ठीक है, डोमिनेंट स्पीशीज यहाँ पर क्या है? हंगुल डियर, जिसके बारे में बात की। ब्लैक बियर, हमारा हिमालयन ब्लैक बियर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ब्राउन बियर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसको हम ग्रिजली भी बोलते हैं, ग्रिजली। ठीक है, मोर लाइक ग्रिजली भालू। ठीक है, ग्रिजली भालू की तरह होता है। लेपर्ड और मस्क डियर, इसके अलावा और भी हैं। उसके बाद प्लांट्स कौन कौन से हैं? कन्फीरियस फॉरेस्ट, जिसमें फर, पाइन, सिडार स्पीशीज जो हैं, और अल्पाइन मिडोज ये पाई जाती हैं। ठीक है, ये आके हमारा नेशनल पार्क कौन सी? दच्छीगाम नेशनल पार्क। ठीक है, कमेंट में मेरे को बताना, कमेंट में मेरे को बताना कि दच्छीगाम का नाम दच्छीगाम क्यों है। ठीक है, ये सब कमेंट में बताएंगे मेरे को। नेक्स्ट क्या है हमारी? किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। चिनाब वैली की जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है इसमें है। इसमें भी सेम यही, फिलहाल तो दो डोमिनेट स्पीशीज हैं, उसके बाद मार्कर है, ठीक है, और स्नो लेपर्ड। ठीक है, इनके अलावा और भी होंगी। ठीक है, लेकिन जो मेन डोमिनेट जो हैं वो ये हैं। प्लांट्स अल्पाइन, सब अल्पाइन वेजिटेशन, और जैसे जूनिपर है, रोडोडेंड्रॉन है, उसके बाद मेडिसिनल हर्ब्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये हमारा जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है, ये दक्षिण मड़वा जो है, दक्षिण मड़वा, ठीक है, वहाँ पर उस रेंज में आता है। ठीक है, मेडिसिनल हर्ब्स की बात करें तो ये तो एक तो पाए जाते हैं, जैसे पाडर है, पाडर की जो जितनी भी रेंज है वहाँ पर
बहुत सारी क्या कहते हैं मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं पाई जाती है, ठीक है? जैसे वहाँ का जो ज़ीरा है, ज़ीरा, ये कमेंट में बताना इंग्लिश में क्या बोलते हैं ज़ीरे को, ठीक है? बहुत आसान सा शब्द है, ठीक है? ज़ीरा वहाँ का जो है बहुत मशहूर है और मेडिसिनल भी है, ठीक है? किश्तवाड़ में साथ में सैफ़रन जो है, सैफ़रन के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है किश्तवाड़, ठीक है? तो ये सब कुछ यहाँ पर इसके बारे में है, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है? तो डोमिनेंट स्पीशीज़ प्लांट्स के बारे में याद रखना। इसका एरिया मेरे को कमेंट में बताना, एरिया क्या है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क का एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर है? और इसका दच्छी गाम का भी, दच्छी गाम का भी आप एरिया बताओगे, एरिया कितना है, ठीक है? तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर जिन्होंने एंड तक वीडियो देखी है उनको तो बहुत-बहुत बड़ा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ई-बुक्स डाउनलोड करें हमारी, ठीक है? हमें सपोर्ट मिलती है ई-बुक्स अगर आप डाउनलोड करते हो, ठीक है? मेरा जो वो कोड है रेफ़रल कोड वो भी जल्दी आ जाएगा शायद, ठीक है? तो ई-बुक्स डाउनलोड करें, तब तक के लिए गुड लक, ठीक है? अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।